नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल गुड्डू की गाइड पर। अगर आप बीपीएससी शिक्षक बहाली की तैयारी करते हैं और अगर आपका जीएस में मार्क्स अच्छा नहीं आता है या जीएस के मार्क्स के चलते ही आपका रिजल्ट नहीं हो पाता है, तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लाभदायक आप लोग के लिए होने वाला है। पूरा वीडियो देखिएगा। यह वीडियो थोड़ा लॉन्ग ज़रूर होगा, लेकिन मैं वादा करता हूं कि अगर इस वीडियो को पूरा आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है और इसके बाद जीएस का कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर इस रणनीति को फॉलो कर लेते हैं तो इतना दावे के साथ हम कह सकते हैं कि जीएस में आपका नंबर बहुत अच्छा अचीव होगा। टीआरई 4 में अगर आप देते हैं तो मेरा जीएस में कितना नंबर है मैं वो भी बताऊंगा इस वीडियो में। साथ ही मैं इसी रणनीति को फॉलो करके मेरा जीएस में बहुत अच्छा संतोषजनक नंबर जो होना चाहिए उतना मेरा नंबर आया है। इसलिए मैं अपनी इस रणनीति को आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं ताकि आप लोग भी इससे ज़्यादा लाभ ले सकें। बात करें, सबसे पहले हम अपना नंबर बता देते हैं कि मेरा नंबर कितना है इस रणनीति को फॉलो करके, वह आप लोग जान लीजिए। तो मेरा जूनियर में जीएस में बात करें तो 29 नंबर है आपको, और टीजीटी में बात करें तो जीएस में मेरा 27 नंबर है। तो मैंने इसी रणनीति को फॉलो किया था और इस रणनीति को फॉलो कर मुझे तो लगता है कि मेरा जो नंबर है संतोषजनक है। आप लोग को क्या लगता है आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। और मेरा भी इसके पहले टीआरई 2 में जो मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरा कहीं ना कहीं जीएस के कारण ही सिलेक्शन नहीं हो पाया था, क्योंकि मैं 2 नंबर से उसमें छंट चुका था। तो 2 नंबर मेरा जीएस में बहुत ख़राब नंबर आया था। एक एवरेज मार्क्स भी होता है उतना भी नहीं आया था। इसलिए मैंने जीएस की रणनीति को खुद से तैयार किया और इस रणनीति को फॉलो किया और आज मेरा जीएस में अच्छा नंबर है। इसलिए चलिए बात करते हैं। बात करें जीएस में तो आपको 5 सब्जेक्ट होते हैं, यानी 5 विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं जीएस में। उसमें आपको हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, करेंट होता है और विज्ञान होता है, साथ में गणित होता है। यह 5 विषय होता है जीएस में और ये पांचों विषय से 8-8 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कुल मिलाकर 40 नंबर का होता है। इसमें आपको पॉलिटी नहीं पूछा जाता है, पॉलिटिकल साइंस जो होता है। बाकी ये 5 जो मैंने बताया, इतिहास, भूगोल, करेंट, गणित और विज्ञान, ये 5 विषय से 8-8 प्रश्न रहते हैं। मैं यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा आश्चर्यजनक बताने वाला हूँ, आप लोग को आश्चर्य भी लगेगा। मैं कहता हूँ कि 5 की तैयारी नहीं करनी चाहिए। इस 5 में से किसी 4 की ही तैयारी आप कीजिए, क्योंकि 5 यह जो सब्जेक्ट है, अगर 5 की तैयारी करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सब्जेक्ट पर जो ध्यान होता है 80 नंबर पर, या उसको जो समय देना चाहिए उस समय में आपको कमी होने लगेगा। तो मेरा ऐसा मानना है, मैंने फॉलो किया था। इसमें से मैंने 4 ही विषय को अपने सुविधा के अनुसार पढ़ा था और एक विषय को मैंने टोटली स्किप कर दिया था जो 8 नंबर का होता है। आप भी अपने अकॉर्डिंग इस 5 में से कोई एक विषय, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे करेंट हो, चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, किसी एक को एकदम छोड़ दीजिए, उसको पढ़िए ही नहीं। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा समय है तो आप पढ़ सकते हैं। एक्स्ट्रा कहने का मतलब कि अगर आप कोई काम में नहीं है, उतनी ज़्यादा जिम्मेवारी घर परिवार की नहीं है, आप टोटल आपका फोकस पढ़ाई पे ही है, तो आप बिल्कुल उसको कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास कम समय है और कम समय में एक अच्छा रणनीति के साथ जीएस में नंबर लाना चाहते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं कि आप एक सब्जेक्ट को स्किप कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले बात करें इतिहास का, तो इतिहास में आप सभी जानते हैं कि मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न आते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न 8 आते हैं पूरा जीएस में। तो इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए, तो मैंने इसकी तैयारी की थी इतिहास का क्लास 8 का मैंने जो मॉडर्न हिस्ट्री होती है, क्योंकि आप सभी जानते हो ये क्लास 6 में एंशिएंट है, 7 में मेडाइवल है और 8 में मॉडर्न हिस्ट्री है। तो क्लास 8 का एनसीईआरटी और प्लस एससीईआरटी यानी बिहार सरकार वाला दोनों आप पढ़िएगा, तो आपका वह कवर वहाँ से मॉडर्न के कुछ पार्ट हो जाएंगे, कुछ पार्ट होंगे, पूरा नहीं होगा। साथ ही साथ
क्लास 10th में आपको एक चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद। तो भारत में राष्ट्रवाद जो है वह एक आपको चैप्टर पढ़ना होगा, वो भी एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पढ़ना होगा। साथ ही आपको एक बुक आती है एनसीईआरटी सार संग्रह का, ये जो बुक आप लोग देख सकते हैं, इस बुक से मैंने तैयारी की थी। इसका सिर्फ मॉडर्न जो पोर्शन होता है मॉडर्न हिस्ट्री का, मैंने इसको देखा था। और एक लूसेंट की बुक है, इस जो हरा वाला बुक होता है लूसेंट का, इस बुक में मैंने सिर्फ मॉडर्न का पोर्शन जो होता है वह देखा था। तो यह 2 बुक हो गया। और साथ ही एनसीईआरटी और एससीईआरटी का जो मैंने 2 क्लास का बताया आपको, एक 8 का जो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों। एससीईआरटी पढ़ने से फायदा आपको यह होगा, जो लोग कहते हैं कि बिहार स्पेशल आप लोग सुनते हैं कि बिहार स्पेशल से 1-2 प्रश्न डाल देता है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो आपका मॉडर्न जनरल कवर हो जाएगा। लेकिन एससीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें बिहार सरकार की पुस्तक होती है और बिहार से संबंधित विशेष तथ्य उसमें दिए रहते हैं। तो क्लास 8 में आपको बहुत ज़्यादा उससे कवर हो जाएगा बिहार सरकार वाली बुक से, तो वह कर लीजिएगा। और 10th का पूरा चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ एक ही चैप्टर पढ़ना है, भारत में राष्ट्रवाद। और भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ना है, वह आपको बिहार सरकार के बुक से भी पढ़नी है, जिसको एससीईआरटी कहते हैं, और जो केंद्र सरकार की पुस्तक होती है जिसको एनसीईआरटी कहते हैं, उससे भी पढ़ना है। मात्र एक चैप्टर 10th का पढ़ना है। यहाँ से आपको पूरा जीएस का पोर्शन 8 नंबर का जो होता है हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने लूसेंट जब पढ़ा था तो आप देखिएगा कांग्रेस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कांग्रेस के अधिवेशन से संबंधित या आपको 1857 से संबंधित, तो यह जो 2 बुक मैंने बताया अभी, ये वाला और यह लूसेंट का, ये दोनों का अगर आप मॉडर्न कर लेते हैं तो आपका 99% आपका कवर मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंप्लीट हो जाता है। और यह सिर्फ जीएस का ही नहीं, अगर आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस में हिस्ट्री भी है तो वहाँ भी मॉडर्न का 100% आपका तैयारी यहाँ से हो जाता है। तो मैंने इसी रणनीति को अपनाया था और जीएस में मैंने हिस्ट्री में मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स सही किया है। बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी की बात करें तो मैंने एनसीईआरटी का 6 to 8 तक का मैंने ज्योग्राफी पढ़ा था और उससे मेरा बहुत ज़्यादा लाभ हुआ जीएस में। और सारे प्रश्न आप देखिएगा, मैं यहाँ पे कटिंग लगा भी रहा हूँ, सारे प्रश्न आप लोग देखिएगा तो ज्योग्राफी में लाइन बाय लाइन आपको देखने को मिल जाएगा और एनसीईआरटी पुस्तक से देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं। बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान के लिए भी मैंने 9 और 10th की पुस्तक पढ़ी थी, बायो की, केमिस्ट्री की और फिजिक्स की। 9th और 10th की 2 क्लास का पुस्तक आप लोग पढ़ सकते हैं। ये भी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़िए चाहे एससीईआरटी पढ़िए, दोनों में से कोई एक ही पढ़ने की जरूरत है, दोनों नहीं पढ़िएगा, एक ही पढ़िएगा तो उससे आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा प्रीफर कीजिएगा कि एनसीईआरटी ही पढ़िए, क्योंकि उसमें लेटेस्ट अपडेट रहता है, जो डाटा रहता है अपडेटेड डाटा रहता है, तो आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। यह विज्ञान की बात हो गई। बात करें गणित की, तो गणित में आपको सामान्य प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। 8 प्रश्न रहते हैं जीएस में गणित के, और उसमें इजी ही प्रश्न कहेंगे, जिसका बेसिक मैथ अच्छा होगा वह आसानी से इन प्रश्नों को कर लेता है। लेकिन फिर भी आपका बेसिक अच्छा नहीं है तो हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि आप PYQ उठाइए, प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का जितना भी शिक्षक बहाली TRE 1, 2 या इवन अभी TRE 3 हुआ है, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाइए और उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है मैथ का, उसको आप बना जाइए। सॉल्यूशन किसी चैनल पर देख लीजिए उसका, और एक बार सॉल्यूशन देख के बना जाइए, अब फिर पुनः उसको अपने स्तर से बना जाइए। अगर इतना कर लेते हैं तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्रश्न किस टाइप से पूछा जा रहा है मैथ में। जैसे मैं एग्जाम्पल को बताऊं, एग्जाम्पल के तौर पे, तो घात घातांक पूछा जाता है, साथ ही प्रतिशत लाभ या हानि पूछा जाता है,
सिक्का से संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि एक झोला में 10 रुपए के 15 सिक्के हैं। इस तरह का जो प्रश्न है वह आप लोग को मैथ में देखने को मिलता है। या उम्र से संबंधित, जो एज से संबंधित प्रश्न होते हैं कि राम अपने पिता से 10 वर्ष बड़ा है, तो बताइए 5 साल बाद कितना उसका उम्र होगा। इस टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। उस सब का कटिंग आपको स्क्रीन पर मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद बात करें तो कभी कभी रैखिक समीकरण या द्विघात समीकरण से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और क्षेत्रफल आयत का हो गया, वर्ग का हो गया, इस तरह का क्षेत्रफल जो आसानी से बन जाने वाला है, जिसका मैथ अगर बेसिक थोड़ा मोड़ा भी ठीक ठाक है तो वह आसानी से बना लेता है। तो अगर आप सिर्फ PYQ का ही अगर आप सॉल्यूशन देख लेते हैं तो और उसका प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको आसानी से ये सारे प्रश्न गणित का जो है बन सकता है। एक साथ ही और कर सकते हैं कि जो BPSC का 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, वो अपने प्री में जो पूछता है मैथ का, वहां से भी आपको बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। उस प्रश्न को भी आप बना सकते हैं PYQ के रूप में। और देखिए, ऐसे तो बहुत लोग कहते हैं कि यह पूरा चैप्टर बना जाओ मैथ का तब जाकर वह क्वेश्चन पकड़ाएगा। ऐसी बात नहीं है। अगर मेरा अनुमान है कि अगर आप PYQ अच्छे से बना लेते हैं, कर लेते हैं, BPSC जो पूछती है अपने मेन एग्जाम में या TRE 3 का, तो आपको एक अच्छा खासा अनुभव हो जाएगा और आप जितने भी प्रश्न आते हैं TRE में मैथ से संबंधित, उसको बहुत आसानी से आप बना पाइएगा। अब 4 मैंने सब्जेक्ट का बात किया। एक सब्जेक्ट है आपका करेंट। अब करेंट को बहुत लोग कहते हैं कि करेंट कैसे पढ़े, याद ही नहीं होता है। तो मेरा पर्सनल यह सजेशन है, या मैंने जो तैयारी किया था, करेंट में रेगुलर थोड़ा मोड़ा पढ़ता था। जो देखा 10 क्वेश्चन ऐसे देख लिया, जो याद रहा सो ठीक, नहीं याद रहा फिर भी कोई बात नहीं। जब एग्जाम का 1 मंथ रहता है, एग्जाम का डेट निकलता है, जिस समय एग्जाम होने वाला रहता है, ठीक उसके 1 महीना पहले से मैं करंट पढ़ना स्टार्ट किया था। और करंट पढ़ना स्टार्ट कैसे किया था, तो मैं एक स्पीडी की बुक आती है उसको मैंने लिया था। और स्पीडी की बुक लेकर मैंने उसका जो मंथ वाइज जो दिया रहता है बीच में किताब के पीछे देखिएगा तो 812 क्वेश्चन MCQ के फॉर्म में रहते हैं। साथ ही उसके पहले पेज में देखिएगा तो मंथ वाइज दिया रहता है, जनवरी फरवरी मार्च करके पूरा मंथ का वहां समराइज किया हुआ रहता है। तो मैंने उस 2 चीज को बहुत अच्छे से किया था। और उस 2 चीज को अच्छे से करने के बाद शुरुआत जब SPD का बुक खोलिएगा तो विभिन्न आयोग है या विभिन्न जो संगठन है उसका दिया रहता है आपको, CO कौन है, MD कौन है, जो लेटेस्ट अपडेट रहता है उसको मैंने देखा था। इतना मैंने किया था। और एक मैराथन वीडियो अगर आप चाहें, जो एग्जाम के करीब आने पर जो अलग अलग चैनल पर मिलता है, अगर आप वहां से जाके एक मैराथन वीडियो जो पूरे साल भर का कराते हैं उसको आप देख लीजिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 8 या 9 क्वेश्चन करंट का पूछेगा, उसमें से 7 तो आप जरूर बना लीजिएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो, चूंकि करंट अगर आप शुरू से पढ़ते हैं तो यह याद रहने वाला विषय नहीं है। या हो सकता है कि अगर आप करंट शुरू से पढ़ें, वह चीज़ आप याद भी कर लिए और आगे 2 महीना बाद चल के वह डाटा बदल गया, तो फिर कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। आप पहले वाला डाटा याद रखे हैं, फिर नए वाला डाटा एडजस्ट करने में आपको दिक्कत होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि ठीक 1 महीना पहले पढ़िए। जो लेटेस्ट अपडेट डाटा रहता है उसी को आप पढ़ पाते हैं, उसी को आप अचीव कर पाते हैं। बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करता है करंट में। मैंने शुरू में कहा था कि किसी एक सब्जेक्ट को आप स्किप कर सकते हैं, वह इसीलिए कहा था क्योंकि 5 जो सब्जेक्ट है, इतिहास, भूगोल, करंट, विज्ञान और गणित, तो इसमें विज्ञान देखिए तो 9-10 का 3 गो हो जाता है अलग अलग 9-10 क्लास में, फिजिक्स, बायो और केमिस्ट्री, तो ये भी भास्ट हो गया। और ज्योग्राफी देखिए तो ये भी 6 to 10 तक मैंने बताया NCERT करने का, ये भी थोड़ा भास्ट हो जाता है। तो आप ये दोनों में से कोई एक स्किप कर सकते हैं, मैं स्किप कर भी देते हैं आप। और उसके बावजूद भी अगर 8 प्रश्न पूछे जाते हैं तो कम से कम आप 3 से 4 प्रश्न तो जरूर सही कर लीजिएगा। ऐसे भी अगर आप मारते हैं तो, या थोड़ा बहुत भी नॉलेज अगर आप रखते हैं तो 3-4 प्रश्न तो आसानी से सही कर लेंगे। बाकी इधर 4 में 8-8 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल 32 नंबर का अगर आप तैयारी करते हैं तो 8-8 प्रत्येक
सब्जेक्ट 8-8 नंबर का पूछा जाता है, उसमें आपको 6 नंबर से 7 नंबर श्योर आपको मिल जाएगा अगर इतना आपको तैयारी करते हैं। तो अगर 6 नंबर भी एवरेज अगर देखते हैं 4 सब्जेक्ट में, तो 6 नंबर के हिसाब से 24 नंबर होता है। तो 24 नंबर भी आपका अगर जीएस में आ रहा है तो एक बहुत अच्छा नंबर माना जाता है जीएस के लिए। और साथ में उधर जो 8 नंबर का आप एक सब्जेक्ट जो नहीं पढ़े हैं, अगर उसमें 2-3 नंबर भी आपका ऐसे आ जाता है, अगर डायरेक्ट आप एग्जाम में उसको अटेम्प्ट करते हैं, तो 24-3 27 नंबर हो जाता है। और माना जाता है कि 25 प्लस जो जीएस में करता है उसकी तैयारी, जीएस को स्पेसिफिक माना जाता है कि वह जीएस की तैयारी सच में किया था, उसका नंबर ठीक आ रहा है, अच्छा आ रहा है। और बाकी 20 से 25 के बीच में जिसका नंबर आता है उसको एवरेज नंबर माना जाता है कि हाँ यह रेस में है या जीएस में इनका नंबर खराब नहीं है। तो यह जीएस की रणनीति थी। तो इतना तो आप पढ़ लीजिएगा, साथ में इसका क्वेश्चन कहाँ से अटेम्प्ट करें। तो देखिए अलग अलग आप चैनल देखते होइएगा या कहीं आपको आप कहीं किसी का कोर्स लिए होइएगा किसी शिक्षक का, तो वहाँ अपने स्तर से प्रश्न बनाकर कराया जाता है। तो आप इस चीज़ को अनुभव किए होइएगा कि अपने स्तर से जो भी प्रश्न बना के कराया जाता है वह प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में 9 के बराबर टकराता है। लेकिन जो PYQ होता है यानी प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन होते हैं, वह देखिएगा तो सेम लैंग्वेज वही, शब्द वही, सेम का सेम जाके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है। और ऐसे तो 2-3 प्रश्न जरूर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो जीएस का एमसीक्यू जो इतना मैंने सब्जेक्ट बताया कहाँ से आप लोग कीजिएगा, तो इसका एमसीक्यू आप सबसे अच्छा बेस्ट तरीका है कि आप बीपीएससी का जो आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आप कर लीजिए। वो चाहे आप घटना चक्र का ले लीजिए, जो एक पुस्तक मैंने रखा है, ये वाला मैंने इससे किया था। इसमें बीपीएससी का पूर्वालोकन जो होता है वह मैंने किया था इन तमाम सब्जेक्टों का। और उसके बाद किसी और भी प्रकाशन का, जैसे एक यूथ प्रकाशन है, उसमें से भी आप इन तमाम विषय से संबंधित एमसीक्यू कर सकते हैं। और अगर इतना कर लिए तो आपको किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और पुस्तक को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए 10 तरह का पुस्तक पढ़िएगा या बहुत ज्यादा रिसोर्स रखिएगा तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, बहुत ज़्यादा मन भी नहीं करेगा पढ़ने का। इसलिए लिमिटेड सोर्स से पढ़िए और उसको एक अच्छे तरीके से पढ़ जाइएगा, तो उसमें चांस रहता है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा उसको आप 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर पाइएगा। मैंने इस रणनीति को अपनाया था और जीएस में मेरा जैसा कि बताया 29 और 27 संतोषजनक मुझे लगता है। आप लोग भी बताइएगा कि क्या मेरा नंबर जीएस में ठीक है या नहीं है। और आप लोग अगर चाहें तो इस रणनीति को अपनाकर अच्छा से अच्छा मार्क्स अटेंड कर सकते हैं। आप लोग एक बार और इस वीडियो को रिपीट करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। इसके बाद जो है मैं सब्जेक्ट से संबंधित एसएसटी का लाने वाला हूं कि एसएसटी में अगर सब्जेक्ट किसी का है, वह चाहे ज्योग्राफी हो, चाहे हिस्ट्री हो या इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटी हो, उसकी तैयारी कहाँ से की जाए जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स सब्जेक्ट में अचीव हो पाए। और उसका वीडियो बहुत जल्द फिर आने वाला है मेरे चैनल पे। और बीपीएससी टीआरडी 4 की तैयारी में आप लोग अभी से लग जाइए अगर संतोषजनक मार्क्स नहीं आ रहा है आंसर की के अनुसार। तो साथ ही आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। मैं खुद बहुत ज़्यादा मेहनत करके आप लोग के लिए कंटेंट लाने वाला हूँ। और एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज मेरा चल रहा है, हिस्ट्री का क्लास 6 का मैंने स्टार्ट किया है। 6 का चैप्टर 6 तक का मैंने कंप्लीट कर दिया है। मैं चैप्टर वाइज खुद बनाता हूँ, खुद क्वेश्चन उसमें से निकाल कर बनाता हूँ। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम एमसीक्यू बन सकता है उतना एमसीक्यू हम बनाकर आप लोग के सामने लाते हैं और आप लोग उसको देखकर लाभान्वित भी होते हैं। और आप लोग देखते होइएगा तो आप लोग को खुद पता होगा कि वह जो प्रश्न है कितना लाइन बाय लाइन में उठाकर एमसीक्यू एनसीईआरटी का बनाता हूँ। धीरे धीरे कर मैं सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यू कराने वाला हूँ। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और टीआरडी 4 की तैयारी में अभी से लग जाइए, बहुत ज़्यादा समय नहीं देगा। जैसे टीआरडी 3 कंक्लूड होगा आपको
बहुत जल्द नोटिफिकेशन निकालेगा और जैसे फॉर्म भरना एंड होगा फिर आपका एडमिट कार्ड आने का प्रोसेस चालू होगा। तो समय ज़्यादा नहीं देगा, आपके पास समय ज़्यादा है भी नहीं, इसलिए तैयारी में लग जाइए। अगर अच्छा नंबर आ रहा है फिर भी तैयारी में लगिए, क्योंकि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता है। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।